अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम वी टॉक में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मियां फराज हुसैन। नाजरीन, पाकिस्तान का मौसम तो काफ़ी सर्द है, लेकिन पाकिस्तान में जो इलेक्शन का मौसम है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर जलसों का आगाज़ कर दिया है। पीपल्स पार्टी तो पहले से ही आगाज़ कर चुकी है, लेकिन नून लीग जो है वो भी उन्होंने भी आगाज़ कर दिया है और एक दूसरे पर कड़े वार किए जा रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा एक तरफ तो दावा करती हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान और लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में शेर दहाड़ेगा और अगर पाकिस्तान को दुरुस्त डायरेक्शन में आप ले जाना चाहते हैं तो 8 फरवरी को शेर के निशान पर मोहर लगाएं और नवाज़ को लाएं। तो दूसरी जानब अगर बिलावल भुट्टो साहब की बात की जाए तो वो भी काफ़ी आजकल एक्टिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अब ग्राउंड से बाहर हो चुकी है, बाकायदा तौर पर इलेक्शन से बाहर हो चुकी है। अब दो ही बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनका आपस में काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होगा इस इलेक्शन में। तो वो भी इस बात का दावा करते हैं कि नून लीग को इस दफ़ा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी और ख़ास तौर पर पंजाब में उनके साथ जो होगा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज़ देगी उनको, वो उससे परेशान हो जाएंगे। तो ये मामला जलसों जुलूसों में एक दूसरे पर कड़ी तनकीद की जा रही है और उसी के साथ साथ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की बात की जाए तो उनका अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं। आज ख़ास तौर पर आज शेर अफजल मरवत साहब ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से मेरा दिल अफसुर्दा है और अब मुझे जो इंतखाबी मुहिम है वो भी करने से रोक दिया गया है। और उन्होंने कहा कि सिंध से मैं इंतखाबी मुहिम का जो सिलसिला जारी था वो रोक रहा हूँ। तो उन्होंने रऊफ़ हसन पर भी काफ़ी सख्त इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा है कि पार्टी में दरार डालने वाला ये बंदा है और ये बानी PTI के मुखालफ सहाफ़ियों को टिकट जारी करना चाहता था और अपने जो भाई है इनका निगरान हुकूमत में फवाद हसन, ये उनके लिए काम कर रहे हैं। तो इस तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजियाकार वारिस रज़ा साहब और उनके साथ रज़ा सैयद साहब और सफ़ीना खान साहिबा। बहुत शुक्रिया आप सबका। रज़ा साहब, सबसे पहले आपके पास आऊँगा कि PTI जो है वो अंदरूनी इख्तलाफात जो उनके सामने आ चुके हैं, इस सूरत हाल में, इस पोजीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पहले ही बड़ी मुश्किलात का शिकार है, मुश्किलात से दो चार है, तो ये किस सिमत जा रही है पार्टी इनकी इस वक्त? क्या इनकी कोई प्लानिंग समझ नहीं आ रही? एक दूसरे से ही जो इनका एतमाद है, जो एक दूसरे के साथ बामी इत्फाक है, वो नहीं हो पा रहा। जी शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की कोई सियासी जमात इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही है। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले जो लोग हैं, इनका माजी करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये ओहदेदार या अरकान थे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से एक एक हल्के से 4-4, 5-5, 6-6 आज़ाद उम्मीदवार हैं जो लाल और हरे रंग का बैनर और पोस्टर बनाकर अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान की तस्वीर भी लगाते हैं और दावा करते हैं कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है। लेकिन अमली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त किसी भी किस्म के इलेक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया और वो इंतखाबी रेस से बाहर हो गए। तो अब ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि एक जमात जिसको बड़ी पैमाने पर आवाम में दिलचस्पी रखते हैं, आवाम में पजीराई रखते हैं, उसके बारे में लोग, उस जमात को इलेक्शन सिंबल नहीं मिला और वो जमात अब इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी के नाम पर, कन्फ्यूजन के नाम पर, तकसीम दर तकसीम के नाम पर वो लोगों से वोट लेने जा रही है। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बड़ी तादाद लोगों की उनको शायद उनकी तरफ मुतवज्जा भी है और उनको वोट देने की कोशिश भी करेगी, जिसके नतीजे में अमूमी तौर पर जो दीगर सियासी जमातें हैं वो सेकंड और थर्ड मोस्ट पॉपुलर की जो दौड़ है उसमें इस वक्त भाग रहे हैं। तो वो जो बात हो रही है कि शेर दहाड़ेगा या तीर चलेगा, वो तीर वालों को भी बात पता है और शेर वालों को भी बात पता है कि उनका जो असल मुकाबला अगर होता तो वो बल्ले वालों के साथ होता। बल्ले वाले इस वक्त बग़ैर बल्ले के कोई मोमबत्ती के साथ है, कोई बैंगन लेके घूम रहा है, किसी को आलू मिला हुआ है, किसी को सीढ़ी मिली हुई है, किसी को भिंडी, अदरक, टमाटर टाइप के निशान मिले हुए।
तो अब ये लोग किस तरह से शेर इनका मुकाबला करना पसंद करेगा या तीर किस तरह से इनका शिकार करना पसंद करेगा, ये एक कन्फ्यूजन वाली सूरत हाल है। और इस कन्फ्यूजन के नतीजे में होने वाला जो अगला इलेक्शन है उसके जब तक नताइज सामने नहीं आ जाते और फिर उसके बाद नई हुकूमत कायम नहीं हो जाती, उस वक्त तक मुझे लगता है कि ये गैर यकीनी और कन्फ्यूजन का जो मामला है ये किसी न किसी तौर पे जारी रहेगा और ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगा शायद इलेक्शन होने के 10-15 दिन के बाद, जब कोई एक हुकूमत का क़याम अमल में आ जाएगा और वज़ीर आज़म और काबीना बन जाएगी। उसके बाद बतदरीज पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जो है वो किसी क्लैरिटी की तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आता है। ठीक है सफ़ीना, आपके पास आऊँगा। मतलब इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको इलेक्शन से पहले बाहर कर दिया गया है। अब तो उनको जो मेहनत है वो दुगनी करना पड़ेगी, क्योंकि अपने वोटर्स को उस डायरेक्शन में इकट्ठा करना। लेकिन इन हालात से कैसे फेस करेगी पीटीआई, क्योंकि इनके आपस में ही बड़े इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं अब। अस्सलाम वालेकुम फराज। देखिए, पीटीआई के अंदर बहुत सारे नए लोग हैं जिनको सही सियासत का नहीं पता है। मोस्टली जो है वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हुए हुए लोग हैं, उनको नहीं पता कि हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव। सो डेफिनेटली जब कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐसे जहां उसका लीडर भी छीन लिया जाए, उनकी पार्टी छीन ली जाए, उनका निशान तक छीन लिया जाए, तो इट्स वेरी ऑब्वियस एंड नेचुरल कि जो पैनिक अगर होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, और जो कि पता था कि ये पॉलिटिकल पार्टी अगर बमा अपनी पार्टी के इलेक्शन सिंबल के साथ अगर इलेक्शन मैदान में उतरती है तो वो उसको हराने वाला कोई नहीं है दूर दूर तक मध्य मुकाबले। तो इसीलिए पाकिस्तान की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को बकायदा गोद लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी के तमाम लोगों को इस सिस्टम से ही आउट कर दिया गया। ये गैर जमहूरी रवैया है। तो अब ये कह देना कि शेर किसका शिकार करेगा या तीर किस पे चलेगा, ये बेमायनी चीजें हैं। देखिए, पहले से ही हमें पता चल गया कि शेर इतना मुर्दा और बेकार था कि वो बल्ले का शिकार नहीं कर सकता था। तीर में इतना दमखम नहीं था कि वो किसी को चीर के आर पार हो जाए। तो लिहाजा जो शख्स जो साइन एक सामने था उसको हटा दिया गया। और अगर इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस में ना शेर उस तरह से धाड़ सका, ना तीर उस तरह से चल सका, और चले फिर वही भिंडी, आलू, बैंगन, चारपाई वाले, को चिराग, को मोमबत्ती वाले, तो फिर ये मैं शेर को भी उस दिन देखूंगी कि शेर लंगड़ाता हुआ कहाँ मुंह छुपाएगा और तीर को जंग लगा हुआ कहाँ बैठेगा। तो मेरे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये मोमबत्ती, ये बैंगन वाले किस तरह से टफ टाइम देंगे इनको 8 फरवरी को। मतलब आप समझते हैं कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इस सूरत हाल में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे? मैंने फराज पहले दिन से बिलीव है मेरा कि ये आजाद, लेकिन इनके तो आपस में इख्तलाफात ही नहीं खत्म हो रहे। कोई ना कोई रोज कोई ना कोई बात सामने आ जाती है। छोड़ दें इख्तलाफ। देखिए, अगर 240 कैंडिडेट हैं उनमें से, तो उनमें से अगर मैं कहती हूँ 70 भी ले गए, चलें जी, बाकी छोड़ दें, आप हार गए सारी सीटों पे, 70 भी ले गए, तो वो किसी को हुकूमत बनाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। तो फिर हुकूमत वही बनाएंगे जो बनाया करते हैं। मैं सिर्फ वो कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप छोड़ दें जी। सफीना, आप कैसे कह सकती हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो जीत जाएंगे और पीटीआई में ही आएंगे? आपका क्या मतलब है कि अगर पूरी पीटीआई जो वैनिश कर दी गई है, क्या 70 जगहों पे भी उनका कुछ सॉलिड ऐसा ग्राउंडिंग होगा जो उनका जो वोटर और सपोर्टर इतना मुतहद होगा कि वो अपने निशान को ढूंढ के ऊपर उसके निशान, मैंने इसलिए कहा 240 सीटों में से क्या 70 भी वो अपनी सीटें नहीं निकाल पाएंगे। और अगर वो 50 से 70 सीटें भी निकाल गए तो ना शेर चल पड़ेगा, ना तीर अपना कमाल दिखा पाएगा। कमाल ये फेवर में वही पाकिस्तान की रियासत में जाएगा ये सिस्टम। आज ही बात मेरी लिख के रख ले, शेर भी लंगड़ाता हुआ किसी कोने में बैठेगा और तीर भी अपने निशान को साफ करता हुआ पाया जाएगा। ये मैं आज को ताजा डेवलपमेंट जो है वो आपको बता रही हूँ। ठीक है वारिस साहब, आपके पास आऊँगा। जैसे सफीना ने कहा कि जो शेर है वो भी नहीं धाड़ पाएगा और जो तीर है वो भी शिकार नहीं कर पाएगा। अगर 70 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी सीटें निकाल ली, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई कभी भी जमहूरी जमात नहीं रही, न थी, ना है, और न ही उसका माइंडसेट जमहूरी है। पहली बात का जवाब तो ये है। जो जमहूरी नहीं है वो जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं, ये बड़ी मजे का खेज बात। दूसरी बात ये है कि ये जो मैंने आपसे शायद पहले कहा था, फराज आप उस वक्त तक नहीं आए थे जी, और रजा साहब इस बात को शायद इंडोर्स भी करें कि मैं एक अरसे के पीटीआई का पाकिस्तान से चैप्टर क्लोज हो चुका है। ये मैं आज से नहीं कह रहा हूँ,
मैं एक अरसे से कह रहा हूँ ये बात, और करीबन करीबन 1 साल पहले से मैं ये बात कह रहा हूँ, और ये बात हवाओं में उड़ाकर हमारे बहुत सारे दोस्त जो है ना कहते थे नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ऐसा होगा। इसलिए होगा कि जो पार्टी बैसाखियों पर चढ़ा करती है, जब उसकी बैसाखियां छीन ली जाती हैं तो फिर उसका हशर यही होता है, बैंगन, टिंडा और चारपाई। ठीक है ना, तो फिर वो ठीक है, चारपाई के पाए तोड़वाएं, बैंगन को आधा काटें और टिंडा पकाएं, कुछ भी करें। तो ये टिंडे, आलू, बैंगन और चारपाई पर बैठकर खाते रहेंगे, इसके अलावा इनके पास कोई चारा ही नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई का वजूद जो है वो जिस तरीके से बैसाखियों के जरिए उभारा गया था, उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होगा, और एलिमिनेट होकर ये जो समाज के फैब्रिक को खराब करने वाला, सियासत के फैब्रिक को खराब करने वाला, माशियात के फैब्रिक को खराब करने वाला, ये जो उर्फ़े आम में जिसको कहा जाता है, मैं कहना नहीं चाहता, गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है कि फितना, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसी का मुस्तार लेकर ये मैं बात कर रहा हूँ। तो वो फितने को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि दूसरी क़ुव्वतों को उभारा जाए और वो फितने पर काबू पाया जाए, क्योंकि फितना एकदम काबू में नहीं आ सकता। लिहाजा ये 9 मई के किसको जो है काबू ना पाना है, हमला किसको आवर, काबू नहीं पाना, ये तो अवाम ने फैसला करना होता है ना कि किसी जी, जमात मैं को यही कह रहा उभारना हूँ। या जी नहीं, अवाम ने तो फैसला करना ही करना होता है, लेकिन अवाम की ज़हन साजी को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाना, ये काम कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं होता, अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज है। तो जो नेगेटिव ट्रेंड्स चला रहे हैं, तो वो आप मुझे बताएं कि काजी फायज ईसा के खिलाफ जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, आपने देखे हैं वो? आप उनके हरकतें देख रहे हैं? यानी कभी हमारी सियासत में ये रवाज था कि बदतहजीबी की जाए, गालम गलोच की जाए? बदतहजीबी नहीं थी कभी भी सियासत में। ये बदतहजीबी जो सियासत में लाए, उनका अंजाम मैं ये समझता हूँ इससे ज्यादा बुरा होना ये जो चाहिए। ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो मुखालफतें हो रही हैं, अदलिया पर तनकीद हो रही है, ये सब सियासी जमातें वक्तन फवक्तन करती आई हैं, ये पहली दफा नहीं हो नहीं, रहा। ऐसा गालम गलोच सर हमने तो है, बहुत सी मैं दोहरा तकरीरें नहीं सुनी है, सकता। हमने तो लंदन से भी तकरीरें सुनी है, नहीं जनाब, जो वीडियो बयान चलाए जाते थे। फराज मियाँ, आप नौजवान हैं, मेरी बात सुनिए कि आपका एरा वो है इमरान आप भी खान वाला माशाल्लाह से एरा। नौजवान ही लग रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, आपकी मोहब्बत है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये गालम गलोच और ये कभी भी नहीं रही सियासत। तो फिर ये गालम मुखालफत गलोच से होती कैसे है, बचा जा सकता है? इसका कोई ना कोई हल तो होगा ना। गालम गलोच अगर से किसी ऐसे के बचा खिलाफ जा कोई फैसला सकता आ है जाता है, किसी के हक में कोई फैसला आ जाता है जी। नहीं, वो जिस फितने ने ये गालम गलोच इजाद की है, उस फितने को पूरे ताकत के साथ, रियासती ताकत के साथ, अवाम को समझाकर, अवाम तो की क्या ताकत के वारिस साहब, क्या साथ इस फितने 2018 से को, पहले जो आप कह रहे हैं पीटीआई बानी पीटीआई 2018 से पहले गालम गलोच नहीं थी हमारी सियासत में? नहीं, गालम गलोच नहीं थी, गालम गलोच नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। 2002 तक बिल्कुल गालम गलोच नहीं थी, और उसके बाद 2002 के बाद जो है गालम गलोच थमी, आपस में बैठकर मीसाक़ जमहूरियत बनाया गया, तय किया गया कि आपस में एक दूसरे को बदतहजीबी नहीं की जाएगी। ये बाकायदा तय हुआ पॉलिटिकल पार्टीज में। लेकिन फिर एक फितना पर्दाज जो है ना साहब आए और उसने इस माशरे को तहस नहस कर दिया। माशरे को तहस नहस करने वाला कोई भी फर्द हो, वो सियासी नहीं कहला सकता, वो समाजी नहीं कहला सकता, वो जो है ना बेहतर इंसानी माशरे को तश्कील करने वाला करार नहीं दिया जा सकता। ठीक है रजा साहब, आपके पास आऊँगा। जैसे वारिस साहब ने कहा कि अदलिया पर जो है वो बड़ी सख्त तनकीद की गई, गालम गलोच की गई, तो हमने देखा है ये पहले भी होता रहा है, सियासत में होता रहा है। अगर किसी के मुखालिफ कोई फैसला आ जाता था तो फिर खूब ट्रेंड चलाए जाते थे जजेस के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ या फिर किसी और अदारे के खिलाफ। तो इसका हल क्या है? आखिर इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? हल इसका कोई ऐसा सामने रखा हुआ हल ऐसा नहीं है कि जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। देखिए, ये पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स का रवैया है और इसको समझने की ज़रूरत है। मतलब ये इसको हम नापसंदीदा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इसके लिए और हम नापसंद भी करते हैं इस रवैये को,
लेकिन हमें अगर इस रवैये का हल निकालना है तो हमें इस पर गौर करना पड़ेगा कि इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी वजूहात हैं पॉपुलिज्म की सियासत का फ़रोग़। पॉपुलिज्म की सियासत आम तौर से ऐसे माशरों में कि जहां पाकिस्तान जैसे माशरे कि जहां आम तौर से अवाम बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड ज़िंदगी गुजारते हैं, गैर मुतमईन ज़िंदगी होती है क्योंकि माशी अदम इस्तेहकाम है, लोगों में तहम्मुल और बर्दाश्त की कमी है। ऐसे में अगर आप लोगों को ये आगाह कर दें या आप लोगों को ये समझा दें या आप लोगों को ये मानने पर यकीन दिला दें कि आपकी जो परेशानियां और आपके जो मसाइल और आपकी जो मुसीबतें हैं उसका ज़िम्मा आपके पास नहीं है, बल्कि उसका ज़िम्मा फलां है और फलां है, तो फिर आप डंडा लेके और जूता लेके और गाली लेके और पत्थर लेके अहमकों की तरह उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, माजरत के साथ। यानी अहमकों की तरह पॉपुलिज्म का शिकार होने वाले सादा लो अवाम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि पॉपुलिज्म की वेव का जो लोग शिकार हो जाते हैं फिर वो अकल, दलील, समझ, सोच, फरासत इन चीज़ों से मुबर्रा होके आसान तरीन हल ये होता है कि सामने वाले को कि जिसके बारे में आपके नापसंदीदा राय बन चुकी है उसके लिए आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दें, उसके लिए आप बेहुदा इस्तेआरे इस्तेमाल कर दें। और इससे होता क्या है, इससे आपकी वक्ती तौर पर दिल की भड़ास निकल जाती है। इंसानी रवैयों की बात है ये। वक्ती तौर पर आपके दिल की भड़ास निकल जाती है कि जी मैंने बड़े सख्त जुमले इस्तेमाल करके अपना दिल हल्का कर लिया, लेकिन उससे मसला जैसे हल नहीं मरियम नवाज होता। साहबा ने कल उकाड़ा के जलसे में किया है। हाँ बिल्कुल, तो उससे मसला हल नहीं होता। ये जो भड़ासे निकालने वाला काम है ना, ये इंसानी रवैयों की कमजोरियां हैं, इनको किसी भी सूरत में अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। और जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स का काम होता है रोल मॉडल के तौर पर अपने आप को आवाम के सामने पेश करना। तहम्मुल, बर्दाश्त, रवादारी, समझदारी, ये लीडर अगर डेमोन्स्ट्रेट करेगा खड़ा होकर पोडियम के ऊपर तो उसका फॉलोअर भी यही मैसेज लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कितना मामला मुख्तलिफ है, हमारे लीडर ही बातें करते हैं। आग लगाने वाली बातें करने वाले जो लोग हैं वो आवाम के दोस्त नहीं हैं, वो आवाम के हमदर्द नहीं हैं, वो मौका परस्त लोग हैं, वो आवाम के जज्बात को मुश्तइल करके, आवाम को मिसलीड करके, आवाम से अपनी मर्जी के नताइज लेना चाहते हैं, लेकिन वो आवाम के हमदर्द नहीं हो सकते, वो चाहे कोई भी लीडर हो। मैं कभी भी किसी भी सूरत किसी ऐसे लीडर की हिमायत नहीं कर सकता कि जो आवाम को मिसलीड करने की कोशिश करे, आवाम को भड़काने की कोशिश करे। ठीक है सफीना, आपके पास आऊँगा। जैसे रज़ा साहब ने कहा कि ये एक लीडर का काम होता है कि अपनी जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरबियत करना, अपने वोटर्स की तरबियत करना। उनको चाहिए कि ये बातें समझाएं कि ऐसे किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए जाना फ़ैसला हक में है या नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ वारिस साहब की बात से। ये नए लौंडे लपाड़े हैं, इनको क्या पता पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक क्या होता है। अगर इन्होंने सीखना है तो वो MQM के अख्तर साहब थे जिन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ के जब बेडरूम में छापा मारा गया तो वहां पर किस किस्म के आलात निकले। बिल्कुल वैसी सियासत करनी चाहिए। मरियम नवाज ने कल जलसे में खड़े होकर कहा इसके हाथ में वो डंडा था, वो था जिसको पकड़ के ये खड़ा था। ये किस किस्म की वाहियात बातें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। नवाज शरीफ साहब से सीखना चाहिए जो कहते थे पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस के बारे में कि ये तो अपनी सास से सुन के डिक्टेशन लेता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वारिस साहब। एक्चुअली में ये लौंडे लपाड़ों को पता नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत होती क्या है। ये वो नवाज शरीफ साहब से सीखे जो जलसों में खड़े होकर कहते थे कुत्ते नहलाने वाली कहां से आ गई है बेनजीर। तो अल्फाजात ऐसे बोलने चाहिए, वो ऐसे बोलने चाहिए कि लीडर खड़ा होकर कहे हमारे जलसों में माए बहने बेटियां नहीं नाचती, ठीक है, ये नाचने नचाने वाली कहां से ले आए। तो फिर वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बेचारी जलसे में मेरी सादी माए बहनें भी नाच रही थी इनके तरानों में। तो वाकई सही बात है, लेकिन क्योंकि वो गाली के सामने शरीफ लगा होना चाहिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हमारा माशरा भी नहीं बिगड़ता, फिर हमारा सोशल फैब्रिक भी ना वो फैब्रिक ही रहता है। पहले ये लोग फाड़ते रहे हैं एक दूसरे सोशल फैब्रिक जो इन्होंने नाम दिया हुआ है। कौन किस पागल की ये तखलीक है, सोशल फैब्रिक बिगाड़ के रख दिया है। ये पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले एक दूसरों की इज्जतें तार तार करके रखी हुई थी, मजबूरन इनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ नहीं साथ जुड़ के बैठना पड़ा क्योंकि डिक्टेटर था सामने। वरना उसके बाद ही एक दूसरे के दोबारा खिलाफ हो गए। पीपल्स पार्टी के बारे में एक चीज बड़ी मशहूर है, वो बड़े धाक किस्म के लोग हैं।
वो भूल जाए कि अब वो बेनजीर थी उस पार्टी में जिसको औरत को वो टारगेट कर लेते थे। अब पीएमएलएन वाले जरा जुर्रत तो करके दिखाएं, एक जरा नारा मस्ताना जरा कस के तो दिखाएं पीपल्स पार्टी के बारे में। वो इनके वो लट्ठे लेंगे कि ये जिंदगी में किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी वैसे भी उसका तो आपको वजूद नहीं है, तो डरे किस लिए बैठे हैं। मरियम नवाज शरीफ एक ऐसे शख्स का नाम ले रही है जिसका ना पाकिस्तान की सियासत से कोई लेना देना है, ना उसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना उसकी पार्टी को इलेक्शन में लड़ रही है। मरियम इमरान इमरान कर रही है, तो ये खौफ किस चीज का है? मुझे ये भी तो आप लोगों के थ्रू लोगों से ऐसे लग रहा है जैसे नून लीग की पीटीआई की कैंपेन चला रही है साथ साथ। मैं वही तो कह रही हूँ, जब एक शख्स इलेक्शन में है ही नहीं, उसकी पार्टी इलेक्शन में है नहीं, उसका बल्ला इलेक्शन में है नहीं, तो निशाना सिर्फ फिर भी वो शख्स, इसका मतलब कुछ तो है ना उस शख्स के अंदर। ठीक है वारिस साहब, भी वही है। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। वारिस साहब आपके पास आऊँगा। जैसे आपने पहले कहा कि मईशत का बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, तो जो अब मियाँ साहब मईशत का प्लान लेके आ रहे हैं, ये किस हद तक कामयाब हो पाएगा? इसका जवाब जो है वो मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद लूँगा, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो चुका है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन वी टॉक। वारिस साहब आपके पास आऊँगा कि मियाँ साहब जो आप मईशत का प्लान लेके आ रहे हैं, ये किस हद तक कारगर साबित हो सकता है? फिर देखिए, एक पहली बात तो ये है कि यानी अभी तक उन्होंने अपना आयन नहीं दिया है और माशी प्लान अभी तक उन्होंने वाजे नहीं किया है, यानी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या अपने किसी भी प्रेस ब्रीफिंग के जरिए। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ये समझते हैं, जो मैं कोई थोड़ा बहुत उनके कुछ लाइंस जो है जो ड्रॉ कर पाया हूं उनकी मईशत को आगे ले जाने की। देखिए, मईशत के लिए बहुत जरूरी है, और नवाज शरीफ जो समझते हैं, जो उनका रीड किया है मैंने, वो ये है कि यहाँ आपको जब तक आप खित्ते की सियासी और पॉलिटिकल सूरत हाल में अपने आप को मुकम्मल तौर से इनरिच नहीं करती, मुकम्मल तौर से आप उसमें अपने आप को शामिल नहीं करती, उस वक्त तक पाकिस्तान की जो मईशत है, जिसमें भारत है, जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया है, जिसमें यानी ईरान है, तो इनसे बेहतर से बेहतर ताल्लुकात और तिजारती ताल्लुकात बहाल करना बुनियादी जिम्मेदारी है नवाज शरीफ की, जो मैं जो समझा हूँ, क्योंकि अभी उन्होंने प्लान वाज़ेह नहीं किया। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ के पास, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, हमेशा कहता रहा हूँ, और जब तक कि उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं आ जाती, वो ये है कि इस वक्त नवाज शरीफ के पास माशी तौर से बेहतर टीम जो है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास उस तरीके की बेहतर टीम माशी लिहाज से नहीं है। और उस बेहतर टीम क्या वो टीम पीडीएम में नहीं थी, मतलब नून लीग की जानिब से उनको मौका नहीं दिया गया? आपके पास सुन लीजिए, इसका जवाब दे दूं? जी जी, इसका जवाब ये है कि वो 16 माह की गवर्नमेंट को जो आप पीटते चिल्लाते रहते हैं ना, उस पर चीखते पुकारते रहते हैं, आज 8 रुपए पेट्रोल का रेट जो कम हुआ है, वो उन्हीं इक़दामात की वजह से आज आप 256 पर खड़े हुए हैं। शुरू कहां से हुए थे? ये देखिए, ये 16 माह के इक़दामात के असरात जो है ना, वो बाद में आते हैं, एकदम नहीं आते। आप ये समझ रहे हैं कि निगरान कर रहे हैं ये सारे काम, निगरान नहीं कर रहे। उन्होंने मईशियत का जो पहिया चलाया, जिस तरीके से उन्होंने सेट करके गए, उस पर वो चल रहे हैं। जब चल रहे हैं तो मतलब कि उन्होंने 16 माह में मईशियत को सेट किया है, आप ये कह रहे हैं? आप मुझे बता देना आज क्या है, क्या निगरान कर रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं, क्या ये निगरान कर रहे हैं ये सारे? और वो जो पहले हुआ था वो किसने किया था? वो तो आपके इमरान खान ने तो फिर सर वो उन्होंने तो किया, बानी पीटीआई ने किया, चलें जी मान लेते हैं, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, लेकिन जो इन्होंने दावे किए कि हम आके जो सारे मामला खराब किए गए हैं, हम आगे अवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन अवाम तो 2 वक्त रोटी से तंग हो गई थी। मैं बेटा, मेरी बात सुनिए फराज, आसानी से सुनिए। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो 3.5 बरस की बिगड़ी हुई मईशत है, उसको सुधारने में 16 माह की हुकूमत के असरात जो हैं वो अब आना शुरू हुए हैं ना आपके पास, क्योंकि निगरान हुकूमत का जो है ना कोई माशी प्लान होता है, न सियासी प्लान होता है, बल्कि वो कुछ कर ही नहीं सकते, उनके पास इख्तियारात ही नहीं है। ये उस मईशत जो वो सेट करके गए,
उनकी फुटिंग्स पर चलते हुए आपके पास आज वो मईशत के जो है ना वो चीजें पहुंच रही हैं। ये मैं आज अर्ज कर रहा हूँ, आप इसको सहूलत से सुनिए। हर चीज के रिफ्लेक्शन जो है ना वो बाद में होते हैं, यानी 3.5 साल के रिफ्लेक्शन 16 माह में पता चले, 16 माह के रिफ्लेक्शन जो है ना अब पता चल रहे हैं हमें। तो मईशत को सही करना, और कता नजर इसके कि देखिए हमारा और आपका मसला क्या है कि चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो बिलावल हो, हमें बेहतर से बेहतर मईशत करने वाला अगर हमें मिल जाए या टीम मिल जाए तो हमें उसको जो है ना वेलकम किया जाना चाहिए। ठीक है वारिस साहब। रजा साहब आपके पास आऊँगा। जैसे वारिस साहब कह रहे हैं कि वो 16 माह के जो 16 माह में जो वर्क किया गया उसके असरात जो हैं वो अब आ रहे हैं सामने। अब असरात किस तरह से आ रहे हैं? 4 रुपये पेट्रोल सस्ता हो जाता है, कभी 3 रुपये सस्ता हो जाता है, लेकिन कहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक गया? आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और मियाँ साहब का जो वारिस साहब ने कहा कि जी बड़ी उनके पास तजर्बाकार टीम है मौजूद है जो मईशत को बेहतर बना सकती है, क्या कहेंगे आप इस? देखिए, दो बातें हैं इसके अंदर। एक तो अप्रोच ये होती है कि हम करते हैं पोस्टमार्टम और ये तयन करते हैं कि मौत क्यों वाक़ई हुई थी, और एक होता है डॉक्टर वो जो इलाज और तशखीस करके इस बात का तयन करता है कि इस मरीज को ठीक कैसे करना है। तो अगर जो हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं मुर्दे का, तो फिर तो हम पीछे की बातें हमें डिस्कस करनी चाहिए। लेकिन अगर हम आगे की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं आपको ये जो आगे का जो एक रोड मैप है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम हासिल करने के लिए अपने खित्ते की सूरत हाल का भरपूर अदराक होना चाहिए, अपने खित्ते में बायलैटरल ट्रेड करना चाहिए, अपने खित्ते में अमन व अमान के फ़रोग के लिए अपनी जिम्मेदारी और अपनी हिस्सेदारी का ख्याल रखना चाहिए। तो उससे मईशत में कदरे इस्तेहकाम आ जाएगा। देखिए, एक आम आदमी की जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसमें सबसे अव्वलीन ज़रूरत खुराक होती है, और यानी आलू, प्याज और गंदम और इस नौयत की जो फसल है उसकी ज़रूरत होती है, जो आपके मुल्क में पैदा हो रही है वो नहीं तो आपके आसपास करीब तरीन मुल्कों में जहाँ पैदा हो रही है वहाँ से सस्ते दामों ख़रीदें आप, और उनके साथ बार्टर भी करें। उनके साथ जो चीज़ आपके यहाँ अगर थोड़ी ज़्यादा है आपकी ज़रूरत से तो वो उनको बेचें। ये तरीका होता है। मैं एक इसके अंदर एक नई बात आपके सामने मैं ला रहा हूँ जिसको हम डिस्कस नहीं करते। देखिए, पाकिस्तान को मसला कश्मीर की वजह से पिछले 70-75 साल भारत के साथ नॉर्मल ताल्लुकात हम कभी भी नहीं रख सके। लेकिन जो एक अहम बात है वो ये है कि पिछले दौरे हुकूमत में मसला कश्मीर हल हो चुका है, और मसला कश्मीर अब ये यानी मसला कश्मीर हल हो चुका है का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मसला कश्मीर दरअसल हल हो चुका है। हल किस तरह से हो चुका है? भारत ने कश्मीर को अपना अटूट अंग बना लिया। उन्होंने 370 जो उनकी एब्रोगेट की, उसके बाद कश्मीर अब उनका एक इंडिजिनस पार्ट बन गया, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो रद्द अमल देना था वो सिफारती जराए से दे दिया। बात खत्म हो गई, हम आगे बढ़ गए। अब मुझे वाज़े तौर पर यह नजर आता है कि आने वाली हुकूमत जो भी बनाएगा वो भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेगा और भारत के साथ बकाए बाहमी के ताल्लुकात पे चलेगा, बायलैटरल ट्रेड भी करेगा। जो भी हुकूमत बनाएगा, मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहा कि किसकी हुकूमत बनेगी, जिसकी भी हुकूमत बनेगी वो भारत के साथ एक अच्छे नेबर के तौर पर, एक पुरअमन नेबर के तौर पर चलाई जाने वाली हुकूमत होगी, जिसके अंदर बायलैटरल ट्रेड भी होगा, और उससे हमें माशी तवाज़ुन और माशी इस्तेहकाम हासिल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। वैसे रजा साहब यहाँ पे एक सवाल ऐड करना चाहूँगा, जो इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत होगी वो भी जोड़ तोड़ की हुकूमत होगी या फिर किसी एक सियासी जमात का जोर होगा? हाँ, ये देखें, वो बंदोबस्त की हुकूमत होगी। मैं जोड़ तोड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरा लफ्ज़ होगा बंदोबस्त। अच्छा। जो हुकूमत बनेगी वो बंदोबस्त की हुकूमत होगी, और ये बंदोबस्त जो है वो जाहिर है जिसके सर पे हुमा ने बैठना है, ये उसके फेवर का बंदोबस्त होगा। तो ये हुकूमत जो बनेगी वो बंदोबस्त की होगी, और बहुत अच्छे बच्चों की तरह वो काम करेंगे, अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को ठीक रखेंगे, बायलैटरल ट्रेड करेंगे, और इकोनॉमी को इस हद तक स्टेबलाइज करने की जो फोकस होगा उनका, कि जिसके नतीजे में हम रेड लाइन से बाहर निकल जाएं, और वो तमाम अनासिर जो अदम इस्तेहकाम को फैलाने या इंतशार को फैलाने का सबब बनते रहे हैं, उनको यकीनन यानी मायूसी का सामना करना पड़ेगा, और उनको किसी भी तरीके से
उनको साइड लाइंस पे जाना पड़ेगा। ये बज़ाहिर ये नज़र आता है मुझे। ठीक है सफीना, आपके पास आऊँगा। वारिस साहब ने तो आज सोलामा की जो पीडीएम की हुकूमत है उसको डिफेंड किया है, बाकायदा तौर पर कहा है कि जो वर्क किया गया था उसके असरात अभी सामने आ रहे हैं, अवाम के सामने आ रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से भी? अफराज, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करती हूँ, ये जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, क्योंकि आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब के अलावा कौन है जो पाकिस्तान के ऊपर इस्तेहकाम ला सके, तो हमारी इंटर्म सेटअप के अंदर जो आए हुए लोग हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो हर चीज़ काबू में रखी हुई है। चले अगर मान भी लूँ कि पिछली हुकूमत ने जो सेट करके गई थी, तो फिर तो सेट को और आगे लेके चलना चाहिए ना, इस सेटअप को हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आएंगे, फिर वो नट पुर्जे कसेंगे, फिर वो सिस्टम डीरेल हो जाएगा, फिर वो इधर उधर झटक जाएंगे। ऐसे भी पीएमएलएन की गवर्नमेंट के जो बड़े करता धरता है, इसहाक डार समेत और भी लोग, वो तो कह रहे हैं हमारे पास कोई ऐसी जादू की छोड़ी नहीं है कि हम आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। वो पहले से ही इस दम बड़े चालाकी के साथ स्मार्टली वो खेल रहे हैं, तो उनके पास कोई ऐसी गिदड़ सिंगी नहीं है कि वो पाकिस्तान के मजीद बेहतर कर सके, वो ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि आईएमएफ की जब नई चीजें आएंगी उनको मजबूरन सब कुछ आगे करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट बहरहाल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसमें इसहाक डार का स्टार्ट में कुछ था, उन्होंने उनको भी श्रिंक कर दिया, बहुत सारी चीजें। ये जो अभी सिस्टम काम कर रहा है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, हम भूल रहे हैं भारत के साथ ताल्लुकात हमें कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हम लोग कितने खुश हो रहे हैं। अभी वहां इलेक्शन होने हैं और मोदी ने कभी आपको अपने पल्ले का हम पाया नहीं बनाया कि जो आप खुशफहमियों में बैठ जाएं कि पता नहीं नवाज आएगा, वो हमें अब दोबारा जैसे अपनी नवासी की बेटी की शादी में आ गया था ऐसे ही आएगा। क्या हम लोग मतलब कमियों वाली हमारी सोच है कि हम लोग बैठे हुए हैं कि ये एक मलक दीन को हम ले आएंगे जो निजामुद्दीन के लिए वड्डे चौधरी के सामने घुटने टेक देगा, और क्योंकि वड्डे चौधरी के साथ अच्छे ताल्लुकात है, वो आएगा इनके घर, चौधरी के घर आना जाना होगा, तो हमें भी मारे कुटेगा कम। दूसरी तरफ पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया को भी छोड़ दिया, अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, जहां बाइडेन आने वाले दिनों में उस स्क्रीन से आउट होता हुआ नजर आ रहा है, वहां हाँ। ट्रंप आ रहा है, और ट्रंप के हमारे सेटअप में आने वाले लोगों के साथ वो बैठ सकेगा? उसका माइंडसेट आप लोगों ने तो ये भी वैनिश कर दिया था कि ट्रंप अब हिस्ट्री में वापस नहीं आ सकता। वो जीते जा रहा है, वो जीते जा रहा है, उसको पब्लिक का अनलाइक इतना रिस्पॉन्ड मिल रहा है कि वो तो लग रहा है कि वो इस वक्त प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। बाइडेन मुझे बहरहाल नजर नहीं आता नए सेटअप के अंदर। और अगर ट्रंप आ जाता है तो क्या सिर्फ हम भारत को लेके चाटेंगे? हमें अमेरिका का नहीं देखना कि वो किस तरफ जाएगा, उसकी पॉलिसीज किस तरफ टिल्ट करती होगी, क्योंकि अल्टीमेटली पूरे दुनिया का बड़ा चौधरी तो अमेरिका है। तो हम छोटे छोटे चौधरियों की तरफ देखेंगे, अपने छोटे से मलकदीन की तरफ देखेंगे या बड़े चौधरी की तरफ देखेंगे? नहीं, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, हमसायों के हकूक ज्यादा होते हैं ना, इस वजह से। हमसायों के हकूक भारत के साथ आपके कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मोदी जब तक है आपके कभी भी ताल्लुकात स्टेबल नहीं हो सकते, क्योंकि मोदी आप लोगों को इस काबिल ही नहीं समझता। उसने बारहा अपनी स्पीचेस में कहा है कि मैं पाकिस्तान को इस काबिल भी नहीं समझता कि वो हमारे मुकाबले के लोग हैं। तो आप ये छोड़ दें, उन्होंने आपको पहले बैकफुट पे डाला हुआ है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम कमियां, हम अपने पाकिस्तान में, ये हमारी होनी चाहिए पॉलिसी कि हम अपने पाकिस्तान के अंदर मौशियत पे काम करेंगे, अपने पाकिस्तान को ग्लोरीफाई करेंगे कि भारत जैसा मुल्क भी आके हमसे दोस्ती करना चाहे। हमारा माइंडसेट ही गलत है, हम सोच ही गलत रह के चले हुए हैं ठीक है। कि वो चौधरी साहब कहीं खुश हो जाएं, वो छोटे हमारे अपने मलकदीन को हम उसके सामने रख देंगे, नवाज आएगा तो वो चौधरी भारत सिंह को जो ना खुश कर देगा, और हमें वो कहरो गजब का, ये किस किस्म की फिलॉसफी है, ये किस किस्म की माशियत ठीक हो चलें रही है? ठीक है हमें सफीना, अपने आपका पॉइंट आ पाकिस्तान पे गया। फोकस करना है। ठीक है, इस बहस से हटके थोड़ी बात कर लें। वारिस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम मौजूदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग किस हद तक फ़ायदा उठा सकती है इलेक्शन में? देखिए, बात ये है कि इस वक्त जो है ना, मैंने शायद इससे पहले भी आपसे ये कहा है कि उसूली तौर से एक डेमोक्रेट की हैसियत से कम से कम हम तीन जो अफराद यहाँ आप समेत जो बैठे हैं, हम कतई नहीं चाहते कि किसी का भी हक जो है ना वो जोर ज़बरदस्ती से वापस लिया जाए। पहले बात तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को जो है ना इलेक्शन में जैसे वो हिस्सा ले रही है उसको लेने दिए, ठीक है ना, जैसे भी ले रही है, जो भी अब सूरत हाल है, जो ग्राउंड कंडीशन उनके लिए, लिहाजा उनके लिए मजीद जो है ना जो है कोई भी गैर जमहूरी इक़दाम नहीं उठाए जाने चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि यकीनन मुश्किलात का शिकार ज़रूर है पीटीआई, और ये पीटीआई को गौर करना चाहिए कि वो इन मुश्किलात का शिकार क्यों हुई है। ये मुझे गौर नहीं करना है, ये पीटीआई को गौर करना है। और पीटीआई वो एक अजीब सा उसका मसला है कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ा जब मारता है आदमी, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? उसको तो कुछ नहीं कर सकते। यानी अब देखिए,
फैसले के बाद, हम्म, निशान देने के फैसले के फौरी बाद एक अलग रद्द-ए-अमल था, लेकिन 3 दिन के बाद उस रद्द-ए-अमल में बिल्कुल एक अलग चेंज आया है कि भाई ये तो सारी गलती ही आपकी थी। आप जो है टेक्निकल ग्राउंड पर जब आउट होंगे, देखिए एक हुकूमत यानी एक उस फैसले का अखलाकी पहलू है। अखलाकी पहलू ये है कि ये कह रहे हैं कि जनाब आप थोड़ा सा जो है ना लीनियंट व्यू इख्तियार करते, और भाई कानून लीनियंट व्यू इख्तियार नहीं करता, कानून बेरहम होता है, कानून कानून के दायरे में चलता है, कानून जो है ना वो सबूत देखता है, कानून हमदर्दी नहीं करता किसी से। तो ये जो हमारे यहाँ नजरिए जरूरत के हमदर्दी रखने वाले जजेस का जो आदत पड़ गई थी, उस आदत की ने जो है ना हमारी एक शायद कि बहुत अच्छी पॉलिटिकल पार्टी हो जाती मुस्तकबिल में पीटीआई, वो उससे महरूम कर दिया है। उनकी अपनी हिमाकतों ने, उनके अपने गैर जिम्मेदाराना अमल ने या नातजुर्बेकारी, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि उसके बावजूद उनको हिस्सा लेना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए, लेकिन पीपुल्स पार्टी और नवाज लीग चूंकि पुरानी एक हरीफ चलती चली आ रही है, लिहाजा जाहिर है कि वो तो एक हरीफाना किरदार अदा करती रहेंगी। जाहिर है कि एक पार्टी चाहेगी उसकी हुकूमत आ जाए, दूसरी पार्टी चाहेगी हुकूमत आ जाए। लेकिन मैं आज भी ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर से पंजाब जो है वो एक मरकजी किरदार अदा करता है किसी भी हुकूमत साजी में, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर जो है ना आके पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा लूज कर रही है, और इसी तरीके से पीटीआई की जो पंजाब में सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा पहले यानी पॉपुलरिज्म के हवाले से तो हो सकती है, लेकिन वोट लेने के हवाले से नहीं है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नून लीग जो है ना या बंदोबस्त वाली हुकूमत जो है ना वो बनने जा रही है, जिसको जो है ना वो ही आके यहाँ की मईशत को और सियासत को दुरुस्त करने का जिसकी जिम्मेदारी, ठीक है, ये अहम जिम्मेदारी। ठीक है वारिस साहब। रजा साहब आपके पास आऊँगा। फेडरल गवर्नमेंट ने एक कमेटी तश्कील दी है, ये जो अदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाती है, जजेस के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाती है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उनके ख़िलाफ़ अब कोई कार्रवाई होने जा रही है? सोशल मीडिया पर जो कर रहे हैं ऐसा ट्रेंड चला रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये आपने प्रोग्राम के इब्तिदा में भी बात यही की थी कि इस वक्त बहुत ज़्यादा मुहिमात चल रही हैं, ट्रेंड चल रहे हैं, और अभी हमारे प्रोग्राम के दौरान ही मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एक नोटिफिकेशन सामने आ गया है, जिसके मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम FIA की के तहत एक कमेटी, एक टास्क फोर्स, एक JIT बनाई गई है, और इसके अंदर IB के अफसर भी हैं, इसमें ISI के अफसर भी हैं, इसमें इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के DIG भी हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के भी इसमें कम से कम 20 ग्रेड या उससे ऊपर के अफसर शामिल हैं। ये टास्क फोर्स, ये जॉइंट इंटरोगेशन टीम जो है तयन करेगी इस बात का कि आला अदलिया और जजेस के खिलाफ जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, इसमें कौन लोग, कौन से इंडिविजुअल्स, कौन से अनासिर मुलव्विस हैं। 14 दिन के अंदर इनको अपनी रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा गया है। 14 दिन का मतलब ये है कि ये महीना पूरा जो है इनके पास होगा, 31 जनवरी तक इनको रिपोर्ट जमा करानी है। अब उस रिपोर्ट के नतीजे में क्या कुछ कार्रवाई अमल में आएगी, क्या लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा या उन पर हाथ डाल दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं लोगों की, बिल्कुल हो सकती हैं। JIT के पास बड़े पावर्स होते हैं, और इसमें क्योंकि 20 ग्रेड और उससे ऊपर के अफसरान हैं, ब्रिगेडियर लेवल के और DIG लेवल के अफसरान हाजिर सर्विसेज के अरकान बनाए गए हैं, तो अगर ये लोग, इनके पास मैंडेट जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, तो काफ़ी सख्त किस्म के इक़दाम जो है वो मुतवक्को हैं इसके पेश नज़र। ठीक है सफीना, आपके पास आऊँगा इसी सवाल पे कि जो JIT तश्कील दी गई है, टीम एक तश्कील दी गई है, और 31 जनवरी को उन्होंने रिपोर्ट देनी है, और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, तो क्या ये मतलब कि समझ रही हैं कि एक दफ़ा फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उन पर एक ये बड़ा असर होगा? देखिए, ये तो पहले से ही प्लान का हिस्सा था कि बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी और मीडिया के लोगों को पकड़ा जाएगा, और अब ये ऑब्वियसली कोई ना कोई क्लू बना के आगे कार्रवाई होने के लिए कोई बेस बनाई जाती है ना, तो ये जजेस के ऊपर। वरना तो अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं, अभी चंद माह कबल जो है, जो पिछले हमारे जज गए हैं, चीफ जस्टिस गए हैं, उनके खिलाफ इतने गलीज तरीन ट्रेंड चलाए गए हैं, तो क्या मुझे ज्यादा अफसोस ये हो रहा है कि अभी
रजा साहब ने कहा उसमें आईएसआई के भी लोग शामिल होंगे। अब हमारे आईएसआई के लोग जो हैं वो जजेस के खिलाफ ट्रेंड करने वाले लोगों के ऊपर काम करेंगे, फिर वो अपने आप को कंट्रोवर्शियल बनाएंगे, फिर अगर कुछ गलत सलत होता है तो फिर हमारा इदारा इन्वॉल्व होगा। हमारा इदारा क्या सिर्फ आईएसआई को यही काम रह गया है कि वो इन जजेस की कुर्दाशकुशी करने वालों को पकड़ दकड़ करते हैं? पाकिस्तान के बाकी इदारे कहाँ हैं? पाकिस्तान की एफआईए कहाँ है? पाकिस्तान के दूसरे इदारे कहाँ हैं? क्या वो घास चरने गए हुए हैं कि आईएसआई को हर जगह पे आपने घसीट के लाना है, हर गलत सलत काम करवाते हुए उनको मलाइन करवाना है ताकि पाक अफवाज का इदारा जो लगा हुआ है जहां पर काम करने के लिए लगा रहे? आपने तो वैसे भी पकड़ना ही पकड़ना है, आपने तो वैसे भी लिस्टों में नाम डालने ही डालने हैं, तो वाई आईएसआई उनका नाम भी इसमें डालने की क्या तुक है? ये सारे काम आप आईएसआई को डाले बगैर भी कर सकते हैं, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपने किसी का नाम लिखना है तो वो आईएसआई का नाम नहीं भी होगा तो वो उस लिस्ट में आ जाएगा। तो मुझे इस चीज पे एतराज है कि व्हाई एवरी टाइम आईएसआई जीआईटी में हमारी आईएसआई को क्यों घुसेड़ा जाता है? हर जीआईटी जो भी किसी के खिलाफ भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है उसमें हमारी आईएसआई को जबरदस्ती क्यों ड्रैग किया जाता है? बाकी पाकिस्तान के रियासत के इदारे क्या खत्म हो गए हैं? अगर इतना ही हमारी आईएसआई को भी बहुत अच्छा है तो ये पिछले चीफ जस्टिस के बारे में, हमारे जो जजेस, हमारे जो जर्नल्स के बारे में हेट कैंपेन चली गई, प्लीज वो सबके बारे में फिर एक ही दफा चट्टा खट्टा खोल के ना रख दें। फिर क्या ये पहली हुकूमतों में ये नून लीग वाले कर रहे थे, ये पीपल्स पार्टी वाले कर रहे थे, ये पीटीआई वाले कर रहे थे, ताकि सभी का एक ही दफा मकू ठप दिया जाए। ये ना करें फिर आपके एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को चंद आवाजें जो हैं उनको स्नब करने के लिए आप कहें कि जी वाह वाह, पाकिस्तान में पहले चीफ जस्टिस कागजी चीफ जस्टिस थे या वो एमी थे, फेक थे? हाँ। इस चीफ जस्टिस ने क्योंकि एक लीडर के लिए बहुत कुछ कर दिया है तो अब उस लीडर की गैरत जो है वो गवारा नहीं कर रही कि हमारे लिए काम किए हुए लोग जो है वो अब उनको मिलाइन किया जाए। एक नया एक हर कॉपी पेस्ट हुआ ट्वीट मैंने सुबह सुबह तमाम सहाफियों और मीडिया हाउसेस में से निकलता हुआ देखा। एक ही वीडियो ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां सबको एकदम दे दिया जाता है और वो सारे सेम कॉपी पेस्ट करे जाते हैं कि जी नहीं चीफ जस्टिस बहुत अच्छा है, चीफ जस्टिस ने कोई गलत काम नहीं किया, उनके वकील बुरे थे। तो फिर रहने दो ना, इतनी मुहिम चलाने की क्या जरूरत है? भाई उनके वकील तो पहले मैं तो पहले ही कह रही हूँ वो नकारा। सफीना आपका पॉइंट आ गया वारिस साहब, जैसे सफीना ने कहा कि फिर एक ही दफ़ा आप ऐसे कर लें, चट्ठा है इकट्ठा करके आप टोटल इंक्वायरी करें। आज तक जो भी जिन्होंने भी कंपेनें चलाई हैं उनको इबरतनाक उनको सजाएं दी जाएं ताकि दूसरे लोगों के लिए भी ये फिर एक मतलब उनके अकल टिकाने आए और ऐसी जो मुहिम चलाई जाती है उससे कोई बचत हो सके। सहूलत से आप सुने, बात यह है कि ये किसी को इबरतनाक सजा देने के लिए जीआईटी नहीं बनाई, पहली बात तो ये सुनो। टाइम कम है, थोड़ा जल्दी आप कवर कीजिएगा। ये जीआईटी किसी को इबरतनाक सजा देने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि ये जीआईटी इस वजह से बनाई गई है कि ये तय करे कि ये जो प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है जो कि नेगेटिव चल रही है, कहीं से भी किसी के लिए भी नेगेटिव चल रही है, उस मुहिम को जो है ना खत्म किया जाए और उसका तदारुक किया जाए। तो इसलिए आप मुझे बताइए ना कि अगर जो खुफिया एजेंसियां जो मुल्क की हैं वो अगर उस एजेंसी जीआईटी में नहीं शामिल होंगी तो कौन शामिल होगा? ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस अमल को होने दीजिए। उसमें हाँ, जहाँ ज्यादती होगी वहां हम और आप ही उस ज्यादती के लिए जो है ना आवाज बुलंद करेंगे। पहले रिजल्ट तो सामने आ गया। ठीक है, आपका पॉइंट आ चुका है। प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है और इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। अल्लाह हाफिज़।